धन्यवाद विकास। भाषा लोगों को जोड़ने का माध्यम है। लोग अपनी बात दूसरे से भाषा के ज़रिए कहते हैं। एक दूसरे से संपर्क का माध्यम है भाषा, लेकिन ये राजनीति का भी औजार है। हमने भूतकाल में देखा कि कई राज्यों में भाषा को लेकर राजनीति हो चुकी है और वही अब हो रहा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बीते चंद दिनों से हिंदी विरोध का मुद्दा छाया हुआ है और ये मुद्दा इसलिए उठा क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि नई शिक्षा नीति के तहत अब पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक हिंदी का पढ़ाया जाना अनिवार्य होगा। अब इस फैसले के आने के बाद में तमाम राजनीतिक दल, खास करके जो विपक्षी पार्टियां हैं, शिवसेना या कांग्रेस, और इसके साथ साथ राज ठाकरे की एमएनएस, जिसका कि सत्ताधारी गठबंधन के साथ अच्छा रिश्ता रहा है, वो भी विरोध में आ गई है। या ये कहें कि राज ठाकरे की पार्टी सबसे ज्यादा इस मुद्दे का विरोध कर रही है। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक तरह से चक्रव्यूह में घिरे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ नई शिक्षा नीति के तहत उन्हें वो बाध्य हैं हिंदी को अनिवार्य करने के लिए प्राथमिक स्कूलों में, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ रहा है। राज ठाकरे की पार्टी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को एक खत भी लिखा है और कहा है कि इस तरह के फैसले के जरिए हिंदुओं को बांटने की कोशिश हो रही है। इस तरह के फैसले से हिंदू बटेंगे। इसके अलावा शहर भर में पोस्टर वगैरह लगाकर भी विरोध किया जा रहा है। एमएनएस ने ये नारा दिया है कि हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं, और इसलिए हिंदी को अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ तक एमएनएस का कहना है कि अगर हिंदी को आप अनिवार्य करने की बात करते हैं तो देश भर के लोग महाराष्ट्र में आकर अपना रोजगार हासिल करते हैं। ऐसे में देश भर में मराठी को अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। इस तरह के बैनर पोस्टर भी लगाए गए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी बैनरों का सहारा लिया और कहा कि हिंदी लोगों को जोड़ने वाली भाषा है और इससे दुराव ठीक नहीं। खुद देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई दी और उनका ये कहना है कि देखिए, ये जो 3 भाषाओं का फॉर्मूला है उसमें जो मराठी भाषा है वो तो पहले से ही कंपलसरी कर दी गई है, पहले से ही स्कूलों में अनिवार्य है। अब जो दूसरी भाषा के तौर पर हिंदी के बजाय वो चाहें तो दूसरी भाषा भी रख सकते हैं, गुजराती रख सकते हैं, कन्नड़ रख सकते हैं, मलयालम रख सकते हैं, बंगाली रख सकते हैं, लेकिन उनके जो शिक्षक हैं उनकी उपलब्धता उस पैमाने पर नहीं है। हिंदी के शिक्षक तो मिल जाएंगे, लेकिन इन भाषाओं के शिक्षक इतनी आसानी से मिलेंगे नहीं, और इसीलिए दूसरी भाषा के तौर पर हिंदी को अनिवार्य करने का फैसला उन्होंने लिया है। तो इस पूरे मामले पर किस तरह की राजनीति हो रही है और इसके क्या मायने हैं, किस पार्टी को कितना फ़ायदा इससे पहुंच रहा है, ये जानने के लिए आइए चलते हैं मयूर परीख के पास में। वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे पूर्व सहयोगी हैं। मयूर, 2 दूनी 4 में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मेरा प्रश्न ये है कि ये जो बीएमसी चुनाव से कुछ महीनों पहले ही ये जो भाषा को लेकर विवाद शुरू हुआ है, इसका फायदा किस पार्टी को होता नजर आ रहा है आपको? देखिए, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भाषा के मुद्दे को लेकर पहले एक बार वोट बटोर चुकी है। आप याद करें, इसके पहले 2 चुनाव से पहले एमएनएस ने जमकर उत्तर भारतीय बनाम मराठी ये मुद्दा बहुत ही प्रभावी रूप से मुंबई शहर में चलाया था और उसका उन्हें पूरी तरह से फायदा भी मिला। अब जब मुंबई महानगर पालिका के चुनाव अगले 6 महीने में होने के आसार हैं, एमएनएस पार्टी के पास न कोई सांसद है, न कोई विधायक है। मुंबई महानगर पालिका में इस समय एक भी कॉरपोरेटर भी नहीं है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों के अभाव में प्रभावशाली रूप से जनता के साथ किसी न किसी मुद्दे को लेकर सीधे कनेक्ट होने के अलावा एमएनएस पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो, उनके पास कोई चारा नहीं बचता है। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जिसके नाम में ही महाराष्ट्र है, अगर वो मराठी अस्मिता की बात नहीं करेगी तो महाराष्ट्र में भला और कौन करेगा? और यही उनकी मूलभूत रूप से वोट बैंक है। और इसीलिए एमएनएस एक बार फिर वही मुद्दा, एक बार फिर वही बात लोगों के सामने ले जाना चाहती है। लेकिन मुंबई शहर में इस समय का माहौल जो है वो मराठी बनाम हिंदी या फिर महाराष्ट्रियन बनाम उत्तर भारतीय, ऐसा इस समय नहीं दिख रहा है। ऐसे में कोई बहुत ज्यादा लाभ, चुनाव भी कब होगा मुंबई महानगर पालिका का कहना कठिन है। 6 महीने में होगा या नहीं होगा, नहीं बता सकते। ऐसे में मुद्दा ये एक मुद्दा बनकर ही रह जाएगा।
लेकिन इसका कोई बहुत ज्यादा सड़क के ऊपर आंदोलन हो, एमएनएस कर सकती है, लेकिन आम जनता तेजी से जुड़े, ऐसी इस समय कोई संभावना नहीं दिख रही। नहीं, इस पूरे मामले में देवेंद्र फडणवीस की स्थिति को किस तरह से देखते हैं आप? एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जो मुंबई शहर की अगर बात करें तो मुंबई में जो गैर मराठी वोटर है, खास करके उत्तर भारतीय वोटर है, उसको साथ लेने की कोशिश लगातार देवेंद्र फडणवीस करते आए हैं। कई उत्तर भारतीय नेताओं को भी, जैसे कृपाशंकर सिंह, राजन सिंह, इनको बीजेपी में शामिल कर लिया गया। बीच में उस तरह के कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे कि हिंदी भाषी वोटर जो है साथ में आए, और ऐसे में ये फैसला जो है कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि हिंदी भाषियों को साथ हासिल करने के लिए जो है एक प्रयास के तौर पर हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इसके चक्कर में कहीं वो मराठी भाषी वोट जो है वो उनके हाथ से ना निकल जाए। देखिए, मुंबई शहर की अगर आप बात करते हैं, तो मुंबई शहर में वोट बेस जो है उसका पैटर्न बहुत ही अलग है। यहाँ पे मुस्लिम वोटर्स हैं, यहाँ पे गुजराती वोटर्स हैं, यहाँ पे साउथ इंडियन वोटर्स हैं और यहाँ पे नॉर्थ इंडियन वोटर्स हैं। और जब बात आती है नॉर्थ इंडियन के वोटिंग की, तो देखिए एक भी पार्टी ऐसा नहीं है जो कि इन्हें प्रभावी रूप से इन्फ्लुएंस कर सके सिवाय के बीजेपी। तो वो फोर्स्ड मूव है वो वोटर के पास, उन्हें बीजेपी के पास ही जाना है। गुजराती वोटरों की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुजराती है, गृह मंत्री अमित शाह गुजराती है, तो वो भी फोर्स मूव है। वहां भी जी गुजराती कम्युनिटी जो है वो बीजेपी के साथ सीधे जुड़ती है। साउथ इंडिया की बात करें तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है कि साउथ के अंदर कांग्रेस का इतना बड़ा वजूद हो कि वो साउथ में इतना बड़ा वेव क्रिएट करे कि मुंबई के साउथ इंडियंस को अपनी तरफ खींच सके, ऐसा भी नहीं है। और जहां तक महाराष्ट्रियन मतदाता है, वो विभाजित है, जी बीजेपी में, एमएनएस में, एनसीपी में, कांग्रेस में और शिवसेना उद्धव ठाकरे में। ऐसे में एडवांटेज अगर मैं कहूंगा तो वो बीजेपी को है। जी, धन्यवाद मयूर।